चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। यात्रियों की सीमित संख्या वाला आदेश सरकार ने वापस ले लिया है। उत्तराखंड सरकार ने ये आदेश वापस ले लिया, ये बड़ी खबर है। पहले की तरह चारधाम यात्रा अब जारी रहेगी। अब ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकेंगे यात्री, ऑफलाइन भी पंजीकरण करवा सकते हैं। श्रद्धालु बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी आ सकते हैं, ये भी बात सामने आ रही है। जो आदेश उत्तराखंड सरकार का था उसको वापस ले लिया है सीमित संख्या वाला। अब पहले की ही तरह चारधाम यात्रा यूं ही चलती रहेगी। ऑफलाइन भी पंजीकरण करवा सकते हैं यात्री। इसी पर मेरे साथी विनोद जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। विनोद, ये जो आदेश खुद सरकार ने पहले दिया था उसको वापस ले लिया गया है और इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? ये तो बड़ी राहत हो गई है श्रद्धालुओं के लिए। निश्चित तौर पर दीपा, देखिए बहुत बड़ी राहत हम कह सकते हैं श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि देश भर से तमाम श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, लेकिन उन्हें जिस डेट को सुगम यात्रा वो करना चाह रहे थे उसकी तारीख उनको नहीं मिल पा रही थी। उसी वजह से यहाँ भी तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापारी हैं, होटल व्यवसायी हैं, तमाम ऑटो संचालक हैं, बस संचालक हैं, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि जो सीमित संख्या की बाध्यता है उसको खत्म की जानी चाहिए और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके ऑनलाइन के साथ साथ उसे ऑफलाइन भी किया जाना चाहिए। सरकार ने उसकी आज उसके लिए एक बड़ी बैठक भी हुई थी। कल जब विधायकों की बैठक हुई थी उसमें कई जो यात्रा मार्ग के जो विधायक हैं उन्होंने ये मांग उठाई थी कि जो सीमित संख्या है उसकी बाध्यता खत्म करनी चाहिए और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन है उसको ऑफलाइन भी किया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने फिर इसके संबंध में अधिकारियों से बातचीत की थी और आज अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ अब ऑफलाइन भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि कोई भी श्रद्धालु अब किसी भी दिन यात्रा पे आ सकता है, उसका मौके पर रजिस्ट्रेशन होकर वो यात्रा कर सकता है। पहले इस बात की बाध्यता कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। लगातार लंबे वक्त से श्रद्धालु ये भी मांग कर रहे थे कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पंजीकरण हो। अब ऐसा होने जा रहा है, ये बड़ी राहत है श्रद्धालुओं के लिए। सरकार ने अपना आदेश जो पहले का था उसको वापस ले लिया है सीमित संख्या वाला। शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए। मेरे साथी पंकज राणा मेरे साथ जुड़े थे और वही आपको विस्तार से इस खबर पर डिटेल में जानकारी दे रहे थे। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों से जुड़ी बड़ी खबर है। 50 दिन बाद भी बाल संरक्षण गृह से बाहर नहीं आ सके नाबालिग बेटों को हासिल करने के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी में शाइस्ता। एहजम और आबान की कस्टडी लेना चाहती है चाची जैनब, ये भी खबर है। जैनब उर्फ रूबी अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी है, ये बड़ी खबर है। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों से जुड़ी हुई 50 दिन के बाद भी बाल संरक्षण गृह से बाहर नहीं आ सके नाबालिग बेटे अतीक अहमद के, और बेटों को हासिल करने के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी में शाइस्ता, ये खबर मिल रही है। 15 अप्रैल को प्रयागराज के काल्विन हॉस्पिटल में हुए जानलेवा हमले में मौत के घाट उतारे गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे अब भी प्रयागराज के राजरूपपुर इलाके के बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं। तकरीबन 50 दिनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये बच्चे अभी तक बाहर नहीं आ सके हैं। परेशान परिवार वालों ने अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल किए जाने की तैयारी की है। ये अर्जी तैयार हो गई है और अतीक अहमद के परिवार की ये अर्जी सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस बात की गुजारिश की जाएगी कि दोनों बेटों को पुलिस ने अवैध तरीके से हिरासत में ले रखा है। कहने को उन्हें बाल संरक्षण गृह में रखा गया है, लेकिन यहां उनसे किसी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। बच्चे किस हालत में हैं परिवार के लोगों को कुछ भी नहीं पता है। बच्चों की चाची यानी अशरफ की पत्नी जैनब उर्फ रूबी इन बच्चों को अपनी कस्टडी में लेना चाहती हैं, उन्हें पालना पोसना चाहती हैं। इसके लिए बाकायदा CWC यानी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उससे इजाज़त मांगी गई है, लेकिन CWC ने पुलिस रिपोर्ट के नाम पर लगातार मामले को लटकाए हुए है और बच्चे जो है वो बाल संरक्षण गृह से बाहर नहीं आ पाए हैं। गौरतलब है कि शाइस्ता परवीन की तरफ से एक अर्जी इलाहाबाद प्रयागराज के CGM कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि दोनों बच्चों को उमेश पाल की हत्या के कुछ घंटों बाद ही हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में रखा था, जबकि प्रयागराज पुलिस का यह दावा था कि वारदात से तकरीबन 1 हफ्ते बाद यानी 2 मार्च की शाम को दोनों बच्चे अपने घर के पास लावारिस हालत में घूमते हुए पाए गए थे। दोनों बच्चे नाबालिग थे, लिहाजा उन्हें बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया था। इस मामले में लंबे समय तक प्रयागराज की CGM कोर्ट में सुनवाई चली है। फिर CGM कोर्ट ने कई बार पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन अभी तक जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं आ सके हैं। अतीक अहमद के परिवार के लोग चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें उनकी चाची यानी अशरफ की पत्नी जैनब उर्फ रूबी की कस्टडी में दे दिया जाए, लेकिन इसमें जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं वो आड़े आ रही हैं।
इन्हीं के मद्देनज़र अतीक अहमद का परिवार अब इन बच्चों को बाल संरक्षण गृह से बाहर निकालने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। अर्जी तैयार हो चुकी है और ये अर्जी सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के दखल के बाद ही अब इस अतीक अहमद के जो दोनों बच्चे हैं वो बाहर आ सकेंगे। हालांकि CWC की रिपोर्ट और आनी अभी बाकी है। CWC ने प्रयागराज पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी और CWC का ये कहना है कि अभी तक पुलिस की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, इसीलिए इन बच्चों की रिहाई या ये सुपुर्दगी का आदेश जारी नहीं किया जा सका है। तो कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। मऊ से बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। अफशान सारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। गैंगस्टर मामले में आरोपी है अफशान सारी। अफशान सारी पर कुल 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। मऊ से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। अफशान सारी के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। गैंगस्टर के मामले में आरोपी अफशान सारी और कुल 75,000 रुपए का इनाम भी अफशान सारी पर घोषित है। अब मुश्किलें अफशान सारी की भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। बात निकाय चुनाव के रण की। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर अब से ठीक 1 घंटे के बाद यानी कि 5 बजे भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में जिला कोर कमेटी के भेजे गए नामों पर चर्चा होगी। जिला कोर कमेटी की ओर से 3 नामों का पैनल आया हुआ है। दूसरे फेज के लिए 7 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 240 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के नामों पर फाइनल चर्चा होगी और फिर उसके बाद ये नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएंगे। आज होने वाली मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। तो अब से कुछ ही देर के बाद ये कोर कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। दूसरे फेज में जहां पर भी निकाय के चुनाव होने वाले हैं वहां पर उम्मीदवारों के नामों के पैनल पर चर्चा होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। ये बैठक बहुत अहम है निकाय चुनाव के मद्देनजर। दूसरे फेज के रण के लिए ये मंथन हो रहा है। आगरा नगर निगम चुनाव की कमान केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने संभाल रखी है। आगरा के 2 वार्ड 54 और 94 में भाजपा के 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। SP सिंह बघेल ने दावा किया है कि भाजपा निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है और ऐसे में आगरा में जो निकाय चुनाव की कमान है वो प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने संभाल ली है। लगातार वो क्षेत्र जाकर वो संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मंत्री जी। लगातार ये देखा गया कि कई सारी एक ऐसी सीटें थी जहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी में ही आपस में कन्फ्लिक्ट था, निर्दलीय वो उन्होंने दावेदारी ठोकी। अब आपने खुद इसकी कमान संभाली, कई सारी जगह प्रत्याशी बैठ गए हैं, उन्होंने पर्चे वापस लिए। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड होगा कि लगभग 25-30 हज़ार वोट का एक वार्ड है और लोगों को चुनाव लड़ने का एक अधिकार है। केवल भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, सजा याफ्ता ना हो, बैंक करप्ट ना हो तो चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दल का हो। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का आगरा का एक रिकॉर्ड हम शायद यूपी का बना रहे हैं कि वार्ड नंबर 54 पर हमारे लोग रेणु गुप्ता जो हैं वो निर्विरोध हो गई हैं। शमा जैन ने अपना वापस किया और सुनीता पाठक जी ने वापस किया हम लोगों के अनुरोध पर। और इसी प्रकार से कमला नगर में 94 नंबर वार्ड है जहां प्रदीप अग्रवाल हैं और वहां समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोई एक ना स्थानीय ना बाहरी प्रत्याशी नहीं मिला। ये इस बात का प्रतीक है। ज़्यादातर वार्डों में जो निर्दलीय जिन्होंने नामांकन किया है पर्चा वापस ले लिया है। तो कुल मिला के कहा जाए भारतीय जनता पार्टी इस निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ रही है। पूरी पार्टी मैदान में नजर आ रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और आगरा के सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार का बड़ा आरोप है भाजपा पर। भाजपा के लोगों पर प्रत्याशी को धमकाने का आरोप है। प्रत्याशियों के पर्चे बीजेपी के इशारे पर खारिज किए गए। नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशियों को रोका जा रहा। भाजपा पर यह आरोप है। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं वाजिद निसार, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के लोगों पर प्रत्याशी को धमकाने का आरोप है। प्रत्याशियों के पर्चे बीजेपी के इशारे पर खारिज किए गए हैं, ये बात उन्होंने कही है। 1989 से लगातार
आगरा नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि साइकिल दौड़ेगी, साइकिल चलेगी। क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? हमारे साथ जो मेयर कैंडिडेट जूही प्रकाश हैं, महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार हैं। आप बताइए जूही, आप बताइए किस तरह से लगातार पूरी एक बीजेपी की पूरी आर्मी इस समय कहा जाए सड़कों पर है। खुद एसपी सिंह बघेल, तमाम कैबिनेट मंत्री, पूरा सभी विधायक प्रचार कर रहे हैं, आपके साथ भी संगठन है। कैसे मुकाबला होगा, क्योंकि लगातार वही जीतते आ रहे हैं पिछले 3 दशकों? वो सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि उनको जनता समझ चुकी है, नकार चुकी है। वो इसलिए ज़मीन पर घूम रहे हैं, जनता उनको निकाल चुकी है पूरी तरह से। उन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए हैं, इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी बिगाड़ चुकी है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पर वो क्या व्यवस्था थी। निसार महानगर अध्यक्ष हमारे साथ हैं, क्या लग रहा है? ये लगा आपके तो 100 के 100 प्रत्याशी भी कहीं नहीं घोषित हुए हैं। बीजेपी ने इस तरह से मोरली कहीं ना कहीं आप पर अटैक करने की कोशिश। बिल्कुल, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला मामा उन्होंने डैमेज करने का काम किया। हमारे तमाम प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए गलतियाँ निकाल कर। उनके पेपर 8 अप्रैल को बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन जिस समय नामांकन करने जा रहे हैं उस समय सर्च किया जा रहा है तो उसका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। इस बेस को बनाकर पर्चे खारिज किए गए। और समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भले ही 3 दशकों में यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और नतीजे चाहे कुछ भी हों, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी चुनौती आगरा से पेश करने जा रही है। आगरा से मित्र उपाध्याय, ABP। समाजवादी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी ने आज बिना गाजे बाजे के महापौर पद के लिए अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। वंदना वाजपेयी का कहना है कि उनके सामने कोई भी चुनौती है ही नहीं और साफ सफाई से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जनता के बीच वो जाएंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रतीश त्रिवेदी ने, आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी आज अपने पति के साथ पहुंची हैं नामांकन करने, और वो बाहर निकली हैं नामांकन करने के बाद। उनसे बात कर लेते हैं। वंदना जी, नामांकन पत्र आपने कर लिया। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे नामांकन सही सलामत भरा, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से सही किया। वोट के साथ भरा? हाँ जी, बिल्कुल। अब बात करें अगर मुद्दों की, आपको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है, तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि साफ़ सफाई की परेशानियां हैं, उसको सही करना है मुझे। और जो कि शहर में पेयजल की समस्या है उस पर काम करना है, सीवर की समस्या है, पार्कों का सुंदरीकरण करना है, आवारा जानवरों का जो ठेला पटरी दुकानदारों के लिए काम करना है, फेरी नीति लागू करनी है, सफा। चुनौतियों की अगर बात की जाए तो क्या चुनौती आपके सामने है? मुझे तो कोई चुनौती नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि जनता का प्यार मुझे मिलेगा भरपूर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।